फिरते रहे तुम रात कोहे नूर ढूंढते, मूसा भी इस कदर न थे कोहे तूर ढूंढते कि हमारा बैच कहाँ है, कहाँ डीपीपीज मिलेंगी, कहाँ टेस्ट होंगे, कहाँ अनाउंसमेंट्स होंगी। हमारे पास ये आ रहे हैं कि सर हमें ऐप पे ये वाला बैच विजिबल नहीं हो रहा है बेटा। आज मैं आपको दिखाता हूं आप कैसे उस बैच को सर्च करेंगे। हम अप्रोच देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे, वन शॉट लेक्चर्स आपने देखे, ठीक है, कोहिनूर बैच से ऑब्वियसली, क्योंकि हम वहीं से पढ़ाएंगे। अरे कोहिनूर बैच में आएंगे तो वहां पर आप देखोगे कि मैं इसका जब आपको प्रूफ करवाऊंगा, मैं ऐसे आपको एक ऐसे ट्रिक से हम चलेंगे, ऐसे फॉर्मेट से चलेंगे कि जब आप प्रूफ वो देखोगे आपको लगेगा कि सर ये तो याद ही हो गया यहां पर ये प्रूफ। केमिस्ट्री में हम कोहिनूर बैच में कैसे डील करने वाले हैं बेटा, देखना। पिछले 3 सालों के जेके बोस के पेपर कंसल्ट करें। सर मिलेंगे नहीं, हमारी ऐप में तो जाओ ना भाई, मिलेंगे वहां से आपको। तो देखना, आपने कुछ नहीं करना है बेटा, गूगल में जाना है, पीडब्ल्यू सर्च करना है बेटा। जैसे ही बेटा पीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे बेटा, उसके बाद आपको ये वाला फेज दिखेगा, होम में दिखेगा। उसके बाद आपने बेटा बैचेस पे क्लिक करना है। जैसे ही बेटा बैचेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे सर्च का ऑप्शन आएगा। तो आप लिखेंगे कोहिनूर, मैंने लिखा कोहिनूर, ठीक है, और आप कोहिनूर जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे और बेटा डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप देखेंगे बेटा आपको सब दिख जाएगा। इसमें आपको क्या मिला, ड्यूरेशन, कब तक ये बैच चलेगा, 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, आराम से विजिट करें। उसके बाद वैलिडिटी टिल योर एग्जाम्स देख सकते हैं। हां, इसमें जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, उर्दू। और कमेंट्स में बार बार ये बोला जा रहा है एसएसटी कहां है, इंग्लिश कहां है बेटा, वो भी बहुत जल्दी बेटा हमारी ऐप पे आने वाला है बेटा। एंटी हॉरर तो क्या है इसमें, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके टीचर आपसे बोल रहे हैं गौर से सुनना है। फिर क्या आ जाता है सर कॉन्सेप्ट के बाद, इसके बाद आता है मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिक्स जो हम फॉर्मूले बनाते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स को लेके, उसको समझना है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसके बाद आता है एप्लीकेशन, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करनी है। हम अप्रोच देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे, फिर टेस्ट देंगे, क्वेश्चन सेट देंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद है हमको आप भी एक दिन कोहिनूर बन जाएंगे। ओके बाय। कितने हैं उसके बाद अगर बेटा हम बात करें अब पढ़ेंगे कैसे सर, जो मसला हमारा है आप उसका बताइए, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको वन शॉट आएंगे, वन शॉट लेक्चर्स आपने देखे, ठीक है, कोहिनूर बैच से ऑब्वियसली, क्योंकि हम वहीं से पढ़ाएंगे। आपको पहले वन शॉट देखना है। वन शॉट देखा, 1.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, आधे घंटे का होगा, डिपेंड करता है चैप्टर पे। जो ही आपने वन शॉट देखा, बट कंसंट्रेशन से आप देखिएगा। देखा वन शॉट, उसके बाद वन शॉट के बाद क्या करना है उसके बाद आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं बेस्ट है, ऑसम। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं है, हमारी ऐप में तो नोट्स हैं, कॉमन सी बात है। आप उन नोट्स को वन शॉट के बाद पढ़िएगा। खुद के नोट्स हैं बेस्ट हैं, उनको पढ़िएगा, एक बार रीड करिएगा, आपको डिट्टो लगेगा भाई ये तो इजी है, क्योंकि वन शॉट तो ताजा ताजा आपने देखा होगा। उसके बाद आप हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ेंगे, कंटेंट तो मिलेगा, कॉमन सी बात है। तो उससे अगर डाउट रहा होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। हां, जो ही आपने नोट्स पढ़े ना, नोट्स पढ़ने के बाद एक बारी रफ को यूज करिएगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा। जो वन शॉट में टीचर ने पढ़ाया और जो आपने नोट से समझा, अब उसको समेटिए, आपको क्या समझ आया उसको एक बारी प्रैक्टिस करें। लिखा राइट, ठीक है। अब जो आपने लिखा ना वो आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट बन गया। बट बायोलॉजी की एक खास बात यह है भाई, डायग्राम्स की वजह से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं, स्कोर उनका डाउन हो जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की प्रैक्टिस जो है ना, इसमें जो डायग्राम्स की प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। जितनी भी डायग्राम्स हैं साथ साथ टॉपिक के हिसाब से उनको प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या आता है आपका, हाँ, अब प्रॉब्लम जो हमने कमेंट्स पढ़े, बच्चे ये बोल रहे हैं सर यहां पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। ह्यूमन नर्व सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक है सर, यहां हम अटक जाते हैं, व्हाट टू डू। अब उसके बाद हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है, ये लगभग मतलब मेजॉरिटी बच्चों ने कहा सर इसमें तो इशू आ रहा है। मैं बोल रहा हूं
आप वन शॉट देखेंगे ना, एक्चुअली आपने जो पढ़ा है ना, आपने बहुत डिटेल से वो पढ़ा है, बट वन शॉट प्रिसाइज होगा आपके बोर्ड्स के लिए। वन शॉट को जब आप गौर से देखेंगे, उसके बाद हमारे नोट्स आप कंसल्ट करोगे ना, मैं समझता हूं कि उसके बाद ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रही तो हम अवेलेबल हैं, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, हमारी ऐप में आप डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको एग्जैक्ट बेटा आपका इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब आप प्रिसाइजली आप इसको बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं ना, तब आपका क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली आप बहुत ज्यादा साल भर डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत डीप जाते हैं, इसलिए आप उसमें फंस जाते हैं, वरना तो इसमें कुछ है नहीं इशू, ठीक है। चलो हो गया। मुश्किल है, इनमें कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो तरकीब नहवी का है, ठीक है। तरकीब नहवी कहें या क्रिटिकल एनालिसिस कहें या जुमलों की साख्त समझने का इल्म कहें आप, ठीक है। तरकीब नहवी में हम सेंटेंसेस को तोड़ते हैं और उसके डेफिनेट जो हिस्से हैं उनको नेम करते हैं और इनफैक्ट सेंटेंसेस को नेम करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस डू वी हैव इन उर्दू, ठीक है। वो आपका तरकीब नहवी में आ जाएगा। और इसको, ये थोड़ा ड्राई है, मुझे पता है ये पार्ट बहुत ड्राई है, क्योंकि ज़ाती तौर पे मेरे लिए भी ड्राई रहा है अपने टाइम, बट मैं इसको दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप जब जुमले बोलें भी तो आपको पता हो कि ये मैं कौन सा जुमला कह रहा हूँ, ये जुमला खबरिया है या जुमला इस्मिया है, ठीक है। ये तरकीब नहवी की बात हो गई। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो असनाफ के मुतालिक नोट है, ठीक है। इसकी वेटेज काफ़ी है। असनाफ सुखन से मतलब मेरा है गज़ल हो गया, दास्तान हो गया, नावल हो गया, ठीक है। इनके ऊपर आपका नोट आता है कि गज़ल किसको कहते हैं, आप 6 नंबर में लिखिए, ठीक है, या नज़म किसको कहते हैं उसको 6 नंबर में लिखिए। तो ये चीज़ मैं आपको तसलसल के साथ पढ़ाऊंगा, यानी कंटिन्यूशन के साथ पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं असनाफ स्कूल में गज़ल पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको जब शायरों को पढ़ाऊंगा उसमें, यानी मिर्ज़ा गालिब हो गया, मीर तकी मीर हो गया, ठीक है, इन शायरों को मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं जोड़ के चलूंगा इसको, मतलब गज़ल का मतलब क्या है और कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है पोइट्री में, आप समझ रहे हैं। तो उससे आपके लिए आसान ये होगा कि जो सनफ है उसका मकसद क्या है, यानी जो टाइप ऑफ पोइट्री है उसका एक्चुअल रूट क्या है, उसका वो कैसे कनेक्टेड है, वो कैसे मैनिफेस्ट भी करती है इनफैक्ट, वो मतलब कैसे जब हम उसको प्रैक्टिकली परस्यू करते हैं, यानी जब हम गज़लें पढ़ते हैं तो गज़ल में वो चीज़ें आती हैं कि जो गज़ल के नोट में हम कह रहे हैं। तो वो एक जो एनालॉजी है ना वो डेवलप करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। वैसे ही नज़म है, वैसे ही गज़ल है, वैसे ही कसीदा है, और आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल गज़ल है तो मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, रसा जावेदानी जैसी शायरों की गज़लें हैं। तो जब हम गज़ल के नोट को पढ़ेंगे तो हम उनको गज़लों के साथ कनेक्ट करेंगे और उससे आपका जो ये तशरीह वाला पार्ट है ये भी आसान हो जाएगा। आप यकीन मानिए जो तशरीह वाला पार्ट है ना ये आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। ये तफरी का सामान है, ठीक है, ये आपके लिए मसरत का सामान बनने वाला है, ये आपके दर्द का मरहम बनने वाला है। क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, शायरी आपसे है, समझ रहे हैं, हर एक बंदा शायरी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जब आप शेर को समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो आपसे भी कितना जुड़ा है, और आप अपने मतलब उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने नज़रिए से उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी से एसोसिएट करने लग जाएंगे शायरी को। आपको गालिब के शेर ऐसे याद हो जाएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी में वो वाक़यात पेश आए, आप समझ रहे हैं। तो उससे आपको ज़ौक़ शौक़ डेवलप होगा, यानी इंटरेस्ट डेवलप होगा ज़बान में, ठीक है, और तशरीह आपके लिए आसान हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास मज़मून और ख़ुतूत हैं और हालात ज़िंदगी पर नोट है। हालात ज़िंदगी पर नोट इस लिहाज से मुश्किल हो जाता है कि कब कौन शायर पैदा हुआ, कब उसने कौन सा काम किया, वो कहाँ गया, वो कैसे रहा। अब ये चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं, मगर अगर मैं कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करूं, यानी मैं किसी एक वाक़ये को, अगर हम मीर की बात कर रहे हैं, जैसे आपको मेरी क्लासेस से अंदाज़ा हो जाए, अगर हम मीर की बात कर रहे हैं तो हम मीर का जो दौर है उस दौर को पढ़ेंगे, ताकि मीर की ज़िंदगी पर रोशनी हमें एक तो हिस्ट्री की भी समझ हो जाएगी कि उस वक्त के हालात क्या थे, और मीर की ज़िंदगी को समझना आसान हो जाएगा। उनकी शायरी हमें याद नहीं रखना पड़ेगा कि उर्दू में जी किताब में ये टर्म लिखी थी इसको मैं रट लेता हूँ, नहीं, आप खुद उसको ना सिंथेसाइज करेंगे कि मीर इस टाइम पे थे तो उनकी शायरी इस तरह की है। आपको वो जहन डेवलप हो जाएगा कि मीर का नाम आया तो मीर का लहजा कैसा है, मीर की शायरी कैसी है, मीर का ज़माना कौन सा है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक डेट याद रखनी पड़े, जैसे 1722 में उनकी शायद वलादत है, पैदा होते हैं वो, ठीक है। ये चीज़ 1-2 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, बट उन्हीं फैक्ट्स के अराउंड पूरा नोट रहेगा और इट इज़ गोइंग टू फेच यू गुड नंबर्स। उसके अलावा हमारे पास मजमून और खतूत का जो पार्ट है, यानी ऐसे और लेटर का जो पार्ट है, वो हमेशा बच्चे रट के गए हैं, ठीक है, मैंने भी अपने टाइम में देखा है वो चीज़। मगर मैं कोशिश करूँगा या तो हम इस पर कोई स्पेशल लेक्चर करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम जिसमें मैं खतूत का फॉर्मेट बताऊंगा, अगर कोई पर्सनल लेटर है उसका फॉर्मेट क्या है, और अगर कोई प्रोफेशनल लेटर है उसका फॉर्मेट क्या है।
फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मजमून की बात आई, जो जिसके शायद 10 नंबर होते हैं, यानी ऐसे जो आता है वो टिपिकल पार्ट है, मगर उसमें मैं आपको आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? देखिए, टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, मैं आपको कोई चीज़ रटा के लिखा के नहीं भेज सकता हूँ। आपको मैं समझाऊंगा कि अगर कोई भी ऐसे आता है उसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे उसका इंट्रोडक्शन होता है, कैसे उसकी बॉडी होती है, बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, एक मजमून कैसे लिखा जाता है, वो सारी तरतीब आपके लिए मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए फिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में आपको मजमून आए और बतौर ख़ास उर्दू में आए तो आपके लिए बहुत आसान होगा लिखना। और ये है जो मुश्किल मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम जिन टॉपिक्स में आती है, और मैं इनको इस तरह आपके लिए आसान बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सर, इतना बड़ा लंबा प्रूफ तो ये याद ही नहीं रहता। तो इसको ओवरकम हम कैसे करेंगे? जब जब आप हमारे कोहिनूर बैच में आएंगे तो वहां पर आप देखोगे कि मैं इसका जब आपको प्रूफ करवाऊंगा, मैं ऐसे आपको एक ऐसे ट्रिक से हम चलेंगे, ऐसे फॉर्मेट से चलेंगे कि जब आप प्रूफ वो देखोगे आपको लगेगा कि सर ये तो याद ही हो गया यहां पर ये प्रूफ। और एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री में, और पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 8.3 जहां पर बच्चों को डर लगता है। तो यहां पर जो एक्सरसाइज 8.3 है, मैं आपको जो हमारी ये कोहिनूर बैच जेके बोस वाला पे है, तो ऐसी प्रैक्टिस में आपको इसमें करवाऊंगा कि आपको जब प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा, जब भी आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको तो लगेगा सर ने तो ये बड़े मजे से करवाया है और हमें तो ये सब कुछ आता है। बाय बाय, थैंक यू। हाँ भाई मेरे कोहिनूरो, कैसी चल रही है बेटा आपकी पढ़ाई? बेटा देखना, केमिस्ट्री में हम कोहिनूर बैच में कैसे डील करने वाले हैं। बेटा देखना, हम सबको पता है केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं सर? केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर हैं बेटा। कौन कौन सा चैप्टर है बेटा? सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तीसरा कौन सा है बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें जो मेजर डिफिकल्टी बेटा आपको आ रही होती है, वो आ रही होती है बेटा इन 3 चैप्टर्स में। किसमें बेटा? इसमें और इसमें मेजर डिफिकल्टी आ रही होती है। ये आ रही होती है कि इसमें सर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमें याद रखनी है, और अगर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमने याद रखनी है तो सर इतनी ना इकट्ठा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं बेटा। तो देखना इसमें क्या हम कर सकते हैं बेटा। देखना, हमने एक केमिकल इक्वेशन का मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखना बेटा, पहली वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखना बेटा ये एक इक्वेशन कितने टॉपिक्स में यूज होगी। देखना बेटा, पहला टॉपिक कहां यूज होगी सर? ये सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में ये यूज होगी, जहां इवोल्यूशन ऑफ गैस आएगा। ये सेम रिएक्शन कहां यूज होगी बेटा? रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड विद एसिड्स में बेटा ये यूज होगी। ये सेम रिएक्शन कहां यूज होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज होगी बेटा। मतलब हमें बहुत सारा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिएक्शन याद रखेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शंस याद रखेंगे, और उसका हर जगह पे इस्तेमाल करेंगे, या जहां ज्यादा से ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा देखना, दूसरी रिएक्शन में लिख के लाया हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की रिएक्शन है। क्या है सर? इथेनॉल की अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बन जाता है सर? ये एसिटिक एसिड बन जाता है बेटा। देखना, ये 2 जगह इस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कहां बेटा? एक कर सकते हैं सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की भी ये एग्जांपल है, और दूसरा बेटा कहां यूज कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा केमिकल रिएक्शंस याद नहीं रखनी है बेटा, लिमिटेड नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का हमने अलग अलग टॉपिक्स में इस्तेमाल बेटा हमने करना है। ठीक है बेटा। और इसके अलावा बेटा, अब रही बात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, मानता हूं बेटा ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बेटा डिफरेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, क्योंकि ये 3 चैप्टर टोटली डिफरेंट है बेटा इससे। तो ये वाला चैप्टर जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये 1 शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, बहुत सिस्टमेटिक वे से हम 1 शॉट लेके आ रहे हैं बेटा। तो देखना बेटा, वहां तक बेटा आसानी से हम कर लेंगे। हाँ, बहुत कम दिन अब आपके पास बचे हैं। अगर इन कम दिन बचे हैं बेटा, पूरी मेहनत से हमने इन सारे दिनों को यूटिलाइज करना है बेटा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों का साथ बेटा हमेशा ऊपर वाला देता है, और हम मेहनती लोग हैं बेटा। ऑल द बेस्ट बच्चा। अब इसके बाद पता है क्या करना है? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और रियल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भाई
पिछले 3 सालों के जेके बोस के पेपर कंसल्ट करें। सर मिलेंगे नहीं, हमारी ऐप में तो जाओ ना भाई, मिलेंगे वहां से आपको। पिछले 3 सालों के जेके बोस के पेपर्स कंसल्ट करिए और आपको बेटा खुद पता चलेगा लेवल कितनी आती है, क्वेश्चन किस अंदाज से पूछा जाता है और ज्यादातर किस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, डायग्राम्स किस अंदाज से हमें ड्रा करनी होती हैं। ये सब कुछ आपको बेटा हमारी ऐप में मिलेगा। तो इन क्वेश्चन पेपर्स को वहां डाउनलोड करें, आप आराम से हासिल करके आप अपना पैटर्न देख सकते हैं। राइट, थैंक यू।